नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल पे है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी 60 रोचक तथ्यों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी 60 रोचक तथ्यों के बारे में। पहली बात है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ने का इसका प्रमुख कारण है कि प्रथम अवशेष जो है वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता कहे जाने का प्रमुख कारण यह है कि इसका प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के खोज के दौरान प्रमुख नगरों को खोजा गया जो नदियों के किनारे अवस्थित थे। तो नीचे इसकी एक सूची दी जा रही है, जिसमें यह है कि ये हो जाएंगे कि कौन सी नगर है और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये नदियों की नाम है। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? बोगवा नदी के किनारे। अगला है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा पड़ जाती है वो घाघर नदी के किनारे। रोपण किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सतलज नदी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी। कुणाल किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरस्वती नदी। बनवाली या बनमाली भी कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा, बनवाली और कहीं कहीं बनमाली भी देखने को मिलता है। तो बनमाली किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु नदी के किनारे। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दासक नदी के किनारे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये आता है एग्जाम में प्रश्न उठाते हैं इससे कि कौन सी स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला बिंदु है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किन लोगों द्वारा किया गया था? तो द्रविड़ लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। किस सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है? तो इसका सही जवाब आएगा हड़प्पा सभ्यता। अगला बिंदु है कि सिंधु घाटी का विस्तार कैसा हुआ है और कहां से कहां तक हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है कि उत्तर में मांडा जगह है जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित दाइमाबाद है। दक्षिण में आपको ये जो रेखाएं दिखाई पड़ रही है गोदावरी नदी का है। ये गोदावरी नदी के किनारे ही अवस्थित है आपका दाइमाबाद। सबसे नीचे आपका पड़ जाता है दाइमाबाद के बाद आते हैं पश्चिम में आता है सूतकांगेडोर यहाँ है, जो ये पड़ जाता है बालूचिस्तान देश में है। और पूरब में अब बचा, पूरब में आपको दिखाई देगा मेरठ में आलमगीरपुर। तो यहाँ से एक सवाल हमेशा बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसा है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति पूछती है कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस आकार में है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ से इस तरह से एक आई है और इस तरह से गई है, इस तरह से। तो एक त्रिभुजाकार हम लोग को आकृति देखने को मिलती है। इसलिए हम लोग इस सभ्यता का विस्तार जब भी आएगा तो किस तरह से होगी, वो उसका सही जवाब होगा त्रिभुजाकार। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है कि हड़प्पा सभ्यता, अगला बिंदु है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मेमन ने 1842 में किया था, लेकिन उसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए इसको मान्यता न देते हुए 1921 में आधिकारिक खोज दयाराम साहनी ने की थी। अतः माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने ही की है।
अगला बिंदु है कि सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पड़ता है। अगला बिंदु है कि सिंधु सभ्यता मिस्र सभ्यता से बड़ी सभ्यता थी। यह याद रखने वाली बात है कि मिस्र सभ्यता से विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ से संबंधित है? तो मिस्र से संबंधित है। मेसोपोटामिया सभ्यता मिस्र से संबंधित है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द जो है, मेलुहा शब्द वो किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? तो सिंधु सभ्यता के लिए ही इस शब्द का उपयोग किया गया है। मेलुहा शब्द याद रखिएगा। अगला बिंदु है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर और उनके खोजकर्ता। तो यहाँ उनकी लिस्ट दी हुई है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है। तो हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी। अच्छा, एक हमेशा सवाल पूछी जाती है कि वो तो नदियों के किनारे अवस्थित सवाल होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर कौन सा स्थल जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। राज्य पूछ देता है कि किस राज्य में अवस्थित है या कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? दोनों पड़ जाते हैं आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो आप लोगों ने पढ़ा कि ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और लोथल कहाँ पर पड़ता है? लोथल आपको गुजरात में पड़ेगा। गुजरात में पड़ता है लोथल। इसके खोज करता है रांगनाथ राव। कालीबंगा आपका कहाँ पड़ता है? कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष इसके खोज करता है। अगला है रोपण। रोपण के यक्षदत्त शर्मा है। रोपण कहाँ पड़ती है? आपको पंजाब में। पंजाब में आपको ये पड़ेगी। और बनवाली जो है, बनवाली वो पड़ता है आपका हरियाणा में। बनवाली आपको हरियाणा में पड़ती है। और चनहुदड़ो जो है, चनहुदड़ो भी आपको पाकिस्तान में ही देखने को इसको मिलेगी। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की गोलियां चौड़ी और सीधी हुआ करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये इस सभ्यता की सबसे खास विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी आपको गलियां या रास्ते मिलते थे वो एकदम चौड़ी होती थी और सीधी हुआ करती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर इस तरह से काटती थी। इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा गया है। इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा गया है। ग्रिड पद्धति इसको कहा गया है। हड़प्पा वासी अपने मकानों को अधिकतर 2 मंजिले बनाते थे। इस चीज को ध्यान में रखना है कि अधिकतर वहाँ जो मकाने मिली है हड़प्पा के वो 2 मंजिले मिले हैं। मकानों की प्रमुख दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क के पीछे होती थी। उसकी जितने भी मकाने होते थे वो मुख्य सड़क के पीछे खुलती थी, सड़क की तरफ नहीं खुलती थी। लेकिन एक ही ऐसा स्थल था, ये हमेशा सवाल आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा कि लोथल ही एक ऐसा नगर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी। और लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र भी था। ये भी याद रखिएगा कि इसका व्यापारिक केंद्र माना जाता था हड़प्पा का लोथल। भारत में वास्तुकला का आरंभ करने का श्रेय किसे है? सिंधु वासियों का। अर्थात कह सकते हैं कि भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत अनानागार या धान्य कोठर है जो आपको मोहनजोदड़ो में स्थित है। ये हमेशा सवाल आती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बड़ा अनागार जो मिला है वो कहाँ मिला है, किस स्थान पे मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में आपको ये सबसे बड़ा अनागार मिला था, यह सबसे बड़ी इमारत। अगली बिंदु देखते हैं।
मोहनजोदड़ो में तो मिली थी हम लोगों को सबसे बड़ी इमारत या अनागार, लेकिन उसके अलावा हड़प्पा में भी 6 की संख्या में 2 कतारों में कुल 12 अनागार मिली थी। लेकिन ये अनागार जो थे 12 अनागार ये छोटे आकार के थे, ये छोटे आकार के अनागार पाए गए थे। अब अगला बिंदु है कि हड़प्पा के अनागारों के फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने का अवशेष प्राप्त हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में गेहूं और जौ के दाने का अवशेष प्राप्त हुआ है। एक सवाल यहाँ से और बनती है कि हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस की फसल उपजाना सीखे थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जौ। जौ जो है वो सबसे पहले उन्होंने उपजाया था, सबसे पहले उपजाने वाला उनका उपजाया गया, सबसे पहले उपजाया गया ये सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला बिंदु है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पकाई हुई ईंट का प्रयोग होता था। ये बात सबसे खास है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पकाई हुई ईंट का प्रयोग हुआ है, जबकि इसके समकालीन कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता या मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता बोल सकते हैं, जिसमें केवल भवनों में धूप से सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में किस तरह की ईंट पकाई गई है, पकाई हुई ईंट की प्रयोग की गई है। अतः कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मिस्र से भी विकसित सभ्यता थी। अतः अगला बिंदु इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। ये बात सही है। आइए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है कि सिंधु घाटी के लोगों ने घरों के विन्यास के लिए जिस पद्धति का उपयोग करते थे उन्हें कौन सी पद्धति कहा गया है, तो उन्हें ग्रिड पद्धति कहा गया है। नगरों एवं घरों के विकास के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसे हम लोग अब पीछे भी बताया मैंने कि वो एक दूसरे को गलियां जो हैं वो समकोण पर काटती थी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्नानागार भी या स्नान घर, जो नीचे आपको ये फिगर दिखाई दे रहे हैं, ये फिगर ये स्नानागार का चित्र है, जो आपको कहाँ पर मिली है, ये मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो में एक चीज और मिली थी, सबसे बड़ा अनागार भी मिली है और सबसे बड़ा स्नानागार भी मिली है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिली है। इस स्नानागार की माप कितना है, तो लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर और इसकी गहराई 2.43 मीटर अर्थात 2.43 मीटर इसकी गहराई मापी गई है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है कि सिंधु सभ्यता के घरों का फर्श कच्चे होते थे, केवल कालीबंगा के कुछ फर्श जो है वो पक्के के मिले हैं। बाकी सभी जगहों का फर्श जो था वो कच्चे फर्श होते थे, लेकिन कालीबंगा के फर्श जो है वो पक्के हुए मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। हड़प्पा से जितनी भी मोहर मिली है, सबसे ज्यादा मोहर हड़प्पा से मिली, उनमें सबसे ज्यादा एक श्रृंगी मोहर जो आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको मोहर दिखाई गई है यही वो एक श्रृंगी मोहर है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। ये बात पीछे भी हमने पढ़ा कि गेहूं और जौ वहाँ की फसल उपजाई जाती थी, जिसमें सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई थी, उसका सही जवाब है जौ। विश्व में अगला बिंदु है कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु घाटी वासियों को ही जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय किसे जाती है, तो उसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। चावल और बजरा का साक्ष्य लोथल से मिले हैं, अर्थात कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग चावल और बाजरा को भी खेती करना जानते थे। चावल का प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। प्रथम प्रमाण लेकिन मिला है वो जो सबसे पहले कहाँ से चावल का मिला है, वो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि चावल का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल। लेकिन मिलने वाले जगह कौन कौन से हैं, तो लोथल एवं रंगपुर से, लेकिन सबसे पहले मिला है हमको लोथल से।
अगला बिंदु है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आती है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का सब प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या है, तो उसका सही जवाब होगा लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह थी। चलिए बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है कि मिट्टी से इधर जितने भी बिंदु दी गई है ये सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न इससे बनते ही हैं। मिट्टी से बनने हल का प्रमाण बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है? मिट्टी से बना हुआ हल का प्रमाण बनावली से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कालीबंगा किस राज्य में पड़ती है और बनावली किस राज्य में पड़ती है। पीछे मैंने इस वीडियो में बताया है। अगला बिंदु है कि अग्नि, ये सभी बिंदु एकदम याद करने योग्य हैं। अग्नि कुंड का साक्ष्य लोथल एवं कलिबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्नि कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल और कलिबंगन से। अगला बिंदु है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति मिला है। नर्तिका का कांस्य मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है कि ये आती है कि एक सील पर 3 श्रृंगी पशु, या क्वेश्चन में देता है कि पशुपतिनाथ की अंकन कहाँ या मोहर कहाँ मिली है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमको? मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 श्रृंगी पशु के अंकन मिला है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ये जो आप देख रहे हैं यही है वो चित्र जो आपको हड़प्पा सभ्यता के पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है कि सूतकांगेडोर में घोड़े होने का प्रमाण मिला है, अर्थात वहाँ घोड़े के अस्थि पंजी मिले हैं। वो जगह का नाम ये भी आता है कि घोड़े होने का प्रमाण या घोड़े का अस्थि पंजी कहाँ मिली है, तो उसका सही जवाब होगा सुरकोटदा में। सुरकोटदा में आपको मिले हैं घोड़े होने का प्रमाण। सुरकोटदा, कलिबंगन, लोथल में घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अगला बिंदु है कि चनहुदड़ो के एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है, अर्थात कह सकते हैं कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ मिला है? तो चनहुदड़ो में। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता वो कहाँ मिला है आपको? चनहुदड़ो में। याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इधर सभी बिंदु इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर पूछे गए हैं। कारखाना का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल एवं चनहुदड़ो में। कारखानों का साक्ष्य कहाँ मिलेगा आपको? चनहुदड़ो एवं लोथल में। लोथल तो ऐसे ही होगा क्योंकि वो व्यापारिक केंद्र थी। अगला बिंदु है कि सिंधुवासी जंगल के राजा किसको मानते थे? शेर को मानते थे। सिंधुवासी जंगल के राजा किसे मानते थे? शेर को। सिंधु सभ्यता, अगला बिंदु, सिंधु सभ्यता के समय मुद्रा प्रणाली का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता के समय किस चीज की प्रचलन थी? तो क्रय विक्रय के लिए वस्तु विनिमय आधारित प्रणाली वहां चलती थी। वस्तु विनिमय अर्थात एक वस्तु लेते थे और दूसरी वस्तु उनको प्रदान करते थे। अगला बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है कि सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों से भी व्यापार करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जिससे यह कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो अन्य सभ्यता के लोगों से भी व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि का व्यापार करते थे। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सिंधु सभ्यता के लोग सभी धातुओं का यहाँ दिया हुआ है, लेकिन वो लोहा से परिचित नहीं थे। यह प्रश्न बार बार आता है, शायद मैंने इसका एक बिंदु बनाया भी होगा। लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग आभूषणों में सोना, चांदी एवं तांबा का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे आभूषणों के रूप में सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थरों का भी उपयोग उन लोग करते थे आभूषण पहनने में। अगला बिंदु है सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा धातु से अपरिचित थे। अगला है सिंधु सभ्यता के खुदाई में एक भी मंदिर होने का प्रमाण नहीं मिला है। ये सबसे खास विशेषता है कि मंदिर होने का प्रमाण नहीं मिला है सिंधु सभ्यता में, इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग
मंदिर नहीं बनाते थे। लेकिन एक चीज़ है कि हड़प्पा वासी वहाँ किसकी पूजा करते थे जब मंदिर नहीं थी? तो यहाँ है कि हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कुब्बड़ वाला सांड की पूजा करते थे। कुब्बड़ वाला सांड की पूजा करते थे। ये आती है प्रश्न कि वहाँ किसकी पूजा की जाती थी? तो कुब्बड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी और एक है मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अगला बिंदु है, बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। सिंधुवासी तौल के लिए माप तौल जो होती थी, वहाँ आज के दौर में केजी का उपयोग होता है, 1 केजी 2 केजी, लेकिन वहाँ सिंधुवासी तौल की इकाई 16 के इकाई के अनुपात में करते थे तौल की। अगला बिंदु है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। हमने अभी पढ़ा कि कुब्बड़ वाला सांड के साथ साथ लोग यहाँ किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की भी पूजा करते थे। हड़प्पा काल कब से कब तक माना गया है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा काल माना गया है। लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, अर्थात पति और पत्नी को एक साथ दफनाया जाने का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है? लोथल से। ये भी एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, इस पे प्रश्न आते हैं। अगला है कि प्रथम बार कांसे के प्रयोग के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है ये भी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो निम्न में से किस युगीन सभ्यता में रखा गया है? तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता में रखा गया है। ये सिंधु सभ्यता के लोग शतरंज का खेल जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी खेल जानते थे? शतरंज का खेल जानते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये लोग वहाँ शिकार भी किया करते थे। सिंधु सभ्यता में प्रदा प्रथा, सती प्रथा, भक्तिवाद एवं पुनर्जनन का भी प्रचलन था। अगला बिंदु है और अंतिम बिंदु है कि सिंधु घाटी के लोगों को किन किन पशुओं को पाल कर रखा था? तो यहाँ बैल, भैंस, बकरी, सुअर, कुब्बड़ वाला कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, ये सब जितने भी हैं इन सभी को गिंडा, इन सभी को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालतू बनाए थे। तो आता है कि निम्नलिखित में से किस जानवर को उन्होंने अपना पालतू नहीं बनाया था? तो इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, गाय। उस ऑप्शन को हमेशा मारिएगा क्योंकि यहाँ सभी जीवों का लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें गाय जो है वो शामिल नहीं किया गया है। गाय वो लोग पालतू नहीं बनाए थे। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।